केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। असम में बम्पर वोटिंग, बंगाल में पीएम मोदी का गजब धमाका, दोनों जगह से किसकी जीत पक्की हो गई। महिलाओं को आरक्षण देते पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहकर ममता बनर्जी को फंसा दिया। बंगाल में एसआईआर में 91 लाख नाम कटे, किसके वोटर कट गए, किसके बच गए, रिपोर्ट क्या बता रही है। हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, हिमंता ने अब क्या कह दिया कि कांग्रेस की टेंशन और बढ़ जाएगी क्या, आज इसके बारे में भी बताऊं। 12 घंटे भी नहीं टिका सीज फायर, क्यों टूट गया। ट्रंप ईरान के बीच के महायुद्ध में किसकी वजह से नया तूफान आने वाला है। लेबनान में ऐसी भयंकर तबाही, इजरायल ने पूरा लेबनान धुआं धुआं कर दिया। युद्ध अब और तेज होगा क्या। ईरान ने फिर बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब तेल गैस का क्या होगा, इसके बारे में भी बताऊं। सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तगड़ी बहस हुई है। कोर्ट ने क्या कह दिया है, वो कौन से 7 सवाल पूछ लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिनके जवाब सबरीमला केस को सुलझा देंगे। मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस, शराब और नॉनवेज तक क्यों चली गई, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट। आपने सोचा है कभी, कई बार आप कहावतों में सुनते होंगे, फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास, तो 2 कौड़ी का इंसान है। ये कहावत में जो ये कौड़ी यूज होता है, ये कौड़ी होती क्या है, सोचे हैं कभी, बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद करना चाहिए। बारामती विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अजीत पवार के निधन के बाद राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। हालांकि सुनेत्रा पवार के सामने अब भी 20 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। अमृतसर में आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर समेत बम बनाने का सामान मिला है। बताया जा रहा है कि इस मॉड्यूल को विदेश में बैठा एक हैंडलर चला रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छापे के दौरान नकली करेंसी बरामद की गई है। कमरे से पिस्टल, कारतूस और 8 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। मारपीट और फायरिंग के एक मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी। इस दौरान संदिग्ध सामान बरामद किया गया। यूपी के गाजियाबाद में वीडियो गेम खेलने के विवाद में मर्डर हो गया। एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग बच्चे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे ने आरोपी बच्चे के साथ पहले कई बार मारपीट की थी। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से रिजॉर्ट का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन रिजॉर्ट के साथ बने हुए होटलों पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की। पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की टीम भारत आने की इच्छुक है। बांग्लादेश ने भारत को सीरीज खेलने के लिए भी आमंत्रित किया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। असम में बम्पर वोटिंग हो गई है। बंगाल में पीएम मोदी ने गजब धमाका कर दिया। दोनों जगह से किसकी जीत पक्की हो गई। महिलाओं को आरक्षण देते पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहकर ममता बनर्जी को फंसा दिया। बंगाल में एसआईआर में 91 लाख नाम कटे, किसके वोटर कट गए, किसके बच गए, रिपोर्ट क्या बता रही। और हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा में अब हिमंता ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस की टेंशन और बढ़ जाएगी। सबसे पहले इसका जान। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें आज असम, केरल, जिसे अब केरलम कहा जाता है, और पुडुचेरी, इन 3 राज्यों में वोटिंग हो गई। असम में तो भाई ऐसी जबरदस्त वोटिंग हुई है कि आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और वोटिंग के पहले सीएम हिमंता और कांग्रेस के पवन खेड़ा के बीच गजब का बवाल तो हुआ ही था। असम में हुई इस बंपर वोटिंग का मतलब क्या है, उधर बंगाल में पीएम मोदी ने क्या गजब धमाका कर दिया, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो पिछले 15 साल में अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी बंगाल में 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 3-3 बार का चुनाव जीत चुकी है।
लेकिन इस बार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में रोक पाएंगी, क्योंकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे। आप देखिए कि बंगाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में, और सिर्फ मैदान में नहीं है भाई, वो आज 3-3 रैलियां एक साथ कर दी है। आज की इन रैलियों से नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए 6 गारंटी देकर ममता बनर्जी की टेंशन कैसे बढ़ा दी आपको दिखाऊंगा। पीएम ने बंगाल में मोदी की गारंटी का दांव चल दिया है, और यह वो दांव है जो पहले कई राज्यों में अपना कमाल दिखा चुका है। आप याद कीजिए दिल्ली को, किसी ने सोचा नहीं था कि केजरीवाल को कोई हरा सकता है। आप याद कीजिए हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव, और कुछ महीने पहले हुए बिहार का चुनाव। नरेंद्र मोदी के बातों पर लोगों ने भरोसा करके ही बंपर वोटिंग की और खेल पलट गया था। लेकिन क्या बंगाल में भी ऐसे ही खेल पलट जाएगा, वो भी तब जब ममता बनर्जी सामने डटकर खड़ी है? यह सवाल सबके मन में। आज आपको बताऊंगा कि बंगाल में वोटिंग से पहले किन किन मुद्दों पर मोदी और ममता के बीच घमासान हुआ। पीएम मोदी ने बंगाल के लिए कौन सी 6 गारंटी का ऐलान कर दिया है, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव से पहले क्या नया सरप्राइज प्लान कर दिया है। उधर ममता क्यों कह रही हैं कि बंगाल के बाद दिल्ली की बारी है और अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है। असम में जो बंपर वोटिंग हुई उससे किसके फायदे की खबर है। हेमंता और पवन खेड़ा की लड़ाई अब कहां पहुंच गई है, और हेमंता ने क्या कह दिया कि कांग्रेस को तनाव हो सकता है। सब बताऊं देश की इस पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन पहले एक झलक देखिए। Hello, welcome to the polling station. पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। একটা লাইন বলছি, ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে। লড়বো গড়বো জিতবো, বাংলাকে জেতাবো, বাংলার সম্মান ছিনিয়ে আনবো। देखिए, सबसे गजब की चुनावी लड़ाई तो बंगाल में लड़ी जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 गारंटी देकर ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन को हिलाकर रख दिया। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि जवाब में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को क्या चैलेंज दिया है। लेकिन सबसे पहले आज 3 राज्यों में जो वोटिंग हुई है उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि इन 3 राज्यों में से एक असम भी है। असम में 126 सीटों पर वोट पड़े हैं, जहां 2 बार से चुनाव बीजेपी जीत रही और इस बार हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रही है। केरलम में 140 सीटों पर वोट पड़े हैं, यहां 2 बार से चुनाव जीतने वाली सत्ताधारी पार्टी लेफ्ट इस बार अपनी सरकार बचाने में जुटी है। तीसरा राज्य है पुडुचेरी, जहां 30 सीटों के लिए मतदान हुआ, यहां बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार सत्ता में। इन राज्यों में क्या वोटिंग, आज जो वोटिंग हुई उसमें क्या खेला हुआ, असम में भयंकर बंपर वोटिंग का मतलब क्या है, केरलम में क्या कांग्रेस को लाइफलाइन मिल पाएगी, आज सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर 3 राज्यों में वोटिंग खत्म हुई, उधर बंगाल में आज से चुनाव का पारा हाई लेवल पर चला गया। पीएम मोदी के मैदान में उतरने से चुनाव में नया करंट दौड़ गया। पीएम मोदी ने आज बंगाल में 1 नहीं 2 नहीं 3 रैली की बॉस। उन्होंने बंगाल में अपनी 6 गारंटी लॉन्च कर दी। नरेंद्र मोदी ने पहली गारंटी दे दी है कि टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म करूंगा, कानून का राज बंगाल में लाऊंगा अगर बीजेपी की सरकार बनी। मोदी की दूसरी गारंटी है सरकारी सिस्टम जनता के प्रति जवाबदेह होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, टीएमसी के हर घोटाले की फाइल खुलेगी, महिलाओं के साथ हुए अन्याय यानी रेप केसेस वगैरह की पुरानी फाइलें फिर से खोली जाएंगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में करप्शन करने वालों को जेल भेजेंगे। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हक, जो घुसपैठी हैं उनको खदेड़ा जाएगा। और मोदी की 6ठी गारंटी, बंगाल में 7वां वेतन आयोग लागू होगा। यानी पीएम मोदी ने साफ चेतावनी दे दी कि बीजेपी सत्ता में आई तो हर फाइल खुलेगी, मंत्री हो संतरी हो सबका हिसाब होगा, पुरानी फाइलें भी खोलेंगे। सुनिए पीएम मोदी ने टीएमसी को क्या चेतावनी दी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज
4 मई के बाद शुरू होगा। चार मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चोलबे ना। सबका साथ, सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। पीएम मोदी खुलकर कह रहे हैं कि 4 मई को बीजेपी अगर सत्ता में आई बंगाल में तो चुन चुन के हिसाब होगा। बंगाल के चुनाव में हिंसा एक बड़ा मुद्दा होता है। आज पीएम मोदी ने उसी को लेकर टीएमसी को चेतावनी दी कि 4 मई के बाद सबकी फाइल खुलेगी बॉस। पीएम मोदी ने आज बंगाल में 3 ताबड़तोड़ रैलियां करके बंगाल चुनाव का टोन सेट कर दिया। आज उन्होंने ममता बनर्जी पर 3 बड़े आरोप भी लगाए। पहला आरोप, घुसपैठिए का कब्जा हो रहा है, घुसपैठी डेमोग्राफी बदल रही है, मंदिर जाने पूजा करने की इजाजत नहीं मिलती। दूसरा आरोप, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, एक समुदाय के नाम पर हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। और तीसरा आरोप, टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। सुनिए एक बार। साथियों, एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। इधर पीएम मोदी घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। उधर चुनाव से पहले ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे में ऐसा फंस गई कि वो चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रही। वोटर लिस्ट से 90 लाख से ज्यादा नाम कटने से ममता बनर्जी टेंशन में। वो इसे बीजेपी की चाल बता रही है, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए 90 लाख नाम कटवा दिए, लेकिन जीतेगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी इसको लेकर कोर्ट जाएगी ताकि नाम फिर से जुड़ सके। ममता बनर्जी ने कहा कि यह चुनाव लोगों के वजूद की लड़ाई है, बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। इससे पहले कल भी ममता बनर्जी ने कहा था कि जब लोगों के नाम कटने का मामला ट्रिब्यूनल में है तो फिर पहले फेज की वोटर लिस्ट फाइनल कैसे हो सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। वो कोर्ट का आदर करती हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो हो रहा है उसे वो पचा नहीं पा रही। उनके मुताबिक उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से वकालत शुरू करनी चाहिए, लेकिन वो सीएम है इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। यानी इशारा साफ है, ममता बनर्जी फिर से काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। लेकिन आप यह भी देखिए कि बंगाल में चुनाव इस वक्त सिर पर है, टाइम बहुत कम बचा है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को है और ममता बनर्जी फिर से कानूनी लड़ाई में उलझने जा रही हैं। अब वो प्रचार करेंगी या सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगी। और अगर 23 को पहले चरण की वोटिंग है तो वो अगर उनके हिसाब से सारे वो नाम कटे हैं जो उनको ही वोट करने वाले थे, तो वो जुड़ेंगे कब? और उनको पता कैसे है कि वही नाम कटे हैं जो उनको वोट करने वाले थे? दरअसल ये सब करके एक तरह से ममता बनर्जी खुद मान रही हैं कि जो नाम कटे हैं वो उनके ही वोटर हैं। इसके लिए ममता बनर्जी जोर लगा रही है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 90,82,000 नाम वोटर लिस्ट से हट गए।
इनमें से 57% नाम उन 10 जिलों से हटे हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के। एक अनुमान के मुताबिक 10 जिलों में जो नाम कटे उसमें से 70% मुसलमान हैं। ये वो 10 जिले हैं जहां टीएमसी ने 2021 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया था। साल 2021 में टीएमसी ने इन 10 जिलों की 151 सीटों में से 110 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने मात्र 41। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 151 में से 91 सीटों पर विधानसभा वार बढ़त हासिल थी, जबकि बीजेपी को 48 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी। शायद यही वजह है कि चुनाव के हाई टाइम पर भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही। इधर ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लड़ाइयों में उलझी हैं। उधर पीएम मोदी ने आज यह दावा कर दिया कि भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, उसमें शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी वैसे ही हारेंगी जैसे 2021 में नंदीग्राम में हारी थी। सुनिए पीएम को। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। पीएम मोदी ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी भी पीएम मोदी की हार की भविष्यवाणी कर रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल को टारगेट करने की कोशिश मत करो, पहले दिल्ली संभालो, अगस्त 2026 तक इनका पतन हो जाएगा। बंगाल अपनी आजादी के लिए लड़ेगा और दिल्ली को टारगेट करेगा। अगर मुझे उकसाया गया तो मैं और भी बहुत कुछ उजागर करूंगी। औरतें जैसे पैसे बचाकर रखती हैं, वैसे ही मेरे पास बहुत कुछ है। अब ममता बनर्जी क्या ऐसा राज रखे बैठी हैं जो कह रही हैं कि उजागर कर दूंगी? उनको कर देना चाहिए, लेकिन वो ये भी दावा ठोक रही हैं कि अगस्त 2026, मतलब मान के चलिए अगले 3-4 महीने में, वो कह रही हैं दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसको बड़ा झटका लगेगा। ममता बनर्जी हर तरफ से इस बार घिरी हुई हैं और इसलिए उन्होंने फिर से वही मुद्दा पकड़ा है जिसे वो बार बार बीजेपी को घेरने के लिए उठाती हैं, और यह मुद्दा है बंगाल की पहचान और विरासत का। बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है, एंटी हिंदू राजनीति करने का मामला उठाती है। इसकी काट में ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पर गैर पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं थोपी जा रही हैं। बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा है। मैं हिंदू मंत्र पढ़ती हूं, लेकिन ईद और क्रिसमस में भी हिस्सा लेती हूं। यही हमारी संस्कृति है। जनता को समझदारी से फैसला करना होगा। बंगाल पर कब्जा करने, भाषा को दबाने और कुछ खाने की चीजों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने मांस मछली को भी चुनावी मुद्दा बना दिया है। यह नैरेटिव गढ़ा है कि जैसे बीजेपी बिहार में मांस मछली को खुले में बिकने से रोक रही है, वही बंगाल में कर देगी। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है मांस मच्छी से हाथ गवा देना, बंगाली भाषा से दूर हो जाना। लेकिन ममता बनर्जी के इस दाव का आज काउंटर पीएम मोदी ने खुद कर दिया। हल्दिया की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी अब बंगाल को मछली भी नहीं दे पा रही। यहां मछली का उत्पादन घट गया है, जबकि बिहार में मछली का उत्पादन दोगुना हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने मछुआरों के लिए बहुत काम किया है। यानी पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि बंगाल में मछली ममता बनर्जी की वजह से कम हो रही है, बीजेपी आएगी तो मछली बढ़ेगी। यानी तरह तरह के चुनावी मुद्दे उठ रहे हैं, मांस मछली सब चल रहा है भाई। बंगाल में सियासी लड़ाई के बीच पीएम मोदी ने एक और बड़ा दांव चल दिया, जिससे ममता बनर्जी ही नहीं पूरे इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। बंगाल में वोटिंग से पहले पीएम मोदी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल ला रहे हैं। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस बिल को पारित करने के लिए मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू हो जाएगा। उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। पीएम मोदी ने सभी पार्टियों के सांसदों से इस बिल को लेकर समर्थन मांगा है, लेकिन इंडी गठबंधन इस बिल की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। उसे इस बात से ऐतराज है कि बिल को तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव से पहले क्यों लाया जा रहा है। क्या महिला वोटर को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है?
इंडी गठबंधन यह जानता है कि पीएम मोदी को महिलाओं के भर भर के वोट मिलते रहे। कई राज्यों में पीएम मोदी को महिला वोटरों का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। इसलिए इंडी गठबंधन को यह टेंशन है कि इस बिल के जरिए पीएम मोदी बंगाल चुनाव में कहीं आधी आबादी को न साध लें। और जहां तक बंगाल का सवाल है तो बीजेपी ममता के खिलाफ महिला सुरक्षा का मुद्दा पहले ही उठा रही है। इसलिए टीएमसी पीएम मोदी के नए दांव पर फायर है। इसी बीच इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी की बड़ी हिमायती समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण के मामले में मुस्लिम कार्ड खेल दिया। समाजवादी पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि 33% आरक्षण के अंदर भी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण अलग से दो। सुनिए एक बार, इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण मांग रहा है। उधर पीएम मोदी ने इसी के आधार पर ममता बनर्जी को यह कहकर फंसा दिया कि बंगाल में तो ममता बनर्जी धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी हुई हैं। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ममता बनर्जी की एक और टेंशन है बंगाल के मुस्लिम वोटों में लगने वाली सेंध, क्योंकि बंगाल के ओवैसी कहे जाने वाले हुमायूं कबीर ने महीनों से माहौल बना रखा है। बंगाल के ओवैसी के साथ खुद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में पूरी ताकत लगा रहे हैं और अगर मुस्लिम वोट टूटे तो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हुमायूं कबीर ओवैसी की जोड़ी की काट के लिए टीएमसी लगातार कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है। लेकिन हुमायूं कबीर टीएमसी को चैलेंज कर रहे हैं कि इन आरोपों को साबित करके दिखाओ, नहीं तो 2000 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। বিজেপির সঙ্গে কোনো অর্থনৈতিক ডিলিংসে কোনো জায়গায় যদি প্রমাণ দিতে পারে, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ, চ্যাং ব্যাং, ওদের যেখানে ছাগল পাগল আছে সবাইকে আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো, যদি পিএমওর সাথে বিজেপির কোনো নেতার সাথে, অমিত শাহর সাথে, শুভেন্দু অধিকারীদের সাথে, কারোর সাথে কোনো আমার লেনদেনের কোনো প্রমাণ করতে পারে, ওরা যা বলবে যদি না পারে ওদের বিরুদ্ধে 2000 কোটি টাকার মানহানি মামলা করবো। सबकी नजरें बंगाल पर हैं, लेकिन आज जिन 3 राज्यों में वोटिंग हुई उसकी भी बड़ी चर्चा है। आप देखिए कि असम और केरल में तो 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक असम में 84.5% के करीब वोटिंग हुई थी। केरलम में 75% वोट पड़े थे। पुडुचेरी में 86.9% यानी ऑलमोस्ट 87% वोटिंग हुई है। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा असम की चर्चा हो रही है क्योंकि वहां बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। चुनाव के दौरान हिमंता को लेकर खूब विवाद हुआ, इसलिए असम में क्या होगा ये लोग जानना चाहते हैं। असम में आज वो बंपर वोटिंग हुई तो उससे फायदा किसका होगा ये भी आपको बताता हूं। अगर असम में पिछले 3 बार के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 2016 में ऑलमोस्ट 84-85% की वोटिंग हुई थी, 2021 में 82.4% वोटिंग हुई थी और 2026 में शाम 5 बजे तक 84.4% वोटिंग हुई और अभी फाइनल आंकड़ा आना बचा है। यानी असम में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। साल 2016 में जब 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी तो बीजेपी की सरकार बनी थी। 21 में भी यही हुआ था। इस बार भी बंपर वोटिंग का फायदा क्या सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को मिलने जा रहा है, इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि असम में पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कांटे की लड़ाई हुई थी। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 75 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला था और एनडीए का वोट शेयर ऑलमोस्ट 44-44% था। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली महाजोत गठबंधन जिसमें एआईयूडीएफ भी शामिल थी, उसे 50 सीटें मिली थी और उनका वोट शेयर भी 43.68% था। यानी सीटों के हिसाब से एनडीए और कांग्रेस गठबंधन में 25 सीट का अंतर था, लेकिन वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम था। पार्टी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों में डबल का अंतर था, लेकिन वोट शेयर में 2.6% का गैप था बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी को 60 सीट मिली थी जबकि कांग्रेस को 29 सीट मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 33% था और कांग्रेस का वोट शेयर 30%, यानी मात्र 3% के वोट शेयर के अंतर से बीजेपी ऑलमोस्ट डबल सीट पर थी। इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि इस बार एआईयूडीएफ कांग्रेस गठबंधन से बाहर है। पिछली बार ये साथ में मिलकर लड़ी थी और 16 सीटें जीती थी।
बदरुद्दीन अजमल की यह पार्टी AIUDF के अलग होने से महाजोत गठबंधन कमजोर हुआ है कहा जा रहा है। इन्हीं वजहों से असम में जीत की उम्मीद लिए आज सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपना वोट डाला और वोट डालने से पहले आज सीएम हेमंत जीत का आशीर्वाद लेने मंदिर गए। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में 51 शक्ति पीठों में से एक मां कामाख्या मंदिर में पूजा की। उनकी पत्नी उनके साथ थी। इसके बाद सीएम हेमंत अपनी पत्नी रिनिकी भुइयां के साथ गुवाहाटी के श्री डोल गोविंदा मंदिर भी गए, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम हेमंत मंदिर से बाहर निकले तो मीडिया वालों से बात की। इसमें कांग्रेस और पवन खेड़ा की बात होने लगी। कांग्रेस और पवन खेड़ा को लेकर सवाल पर हेमंत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तब कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? असम में सीएम हेमंत जैसे धाकड़ नेता ने कांग्रेस को फंसा रखा। उधर आज केरलम में भी वोटिंग हुई, जहां कांग्रेस सत्ता में आ जाने के लिए जोर लगा रही है। केरलम में जीत के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भी पूरी ताकत लगाई। केरलम में पिछली बार विधानसभा चुनाव में असली लड़ाई LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच रही है। हर बार लगभग इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई रहती है, LDF या फिर UDF। पिछली बार LDF को 99 सीटें मिली थी, वोट शेयर था 45.43%। UDF को 41 सीट मिली थी और उनका वोट प्रतिशत था 39.47%, जबकि NDA का खाता भी नहीं खुल पाया था। बावजूद इसके NDA का वोट शेयर ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास था। पिछली बार केरलम के वोटरों ने करीब 55 साल का इतिहास बदल दिया था, क्योंकि केरलम में 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोई गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में आया था। नहीं तो एक बार LDF एक बार UDF का हिसाब चलता था। इस बार क्या होगा? LDF फिर से इतिहास बनाएगा? क्या पहली बार कोई पार्टी 1977 के बाद हैट्रिक लगा देगी या सत्ता से बाहर हो जाएगी? ये 4 मई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह चुनावी युद्ध और तेज होता जा रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कैसे युद्ध तेज होता जा रहा है, 12 घंटे में सीजफायर क्यों टूटा, ट्रंप ईरान के बीच के महायुद्ध में किसकी वजह से नया तूफान आने वाला है, लेबनान में ऐसी भयंकर तबाही, इजराइल ने पूरा लेबनान कैसे धुआं धुआं कर दिया, क्या युद्ध अब और तेज होगा, ईरान ने फिर बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो तेल गैस क्या होगा, वो कैसे आएगा, अब इसका चैप्टर। ईरान और अमेरिका के सीजफायर को लेकर जो आशंका थी वो सच होती दिख रही है। जिन शर्तों पर सीजफायर होने की बात कही जा रही थी, अब उसी पर हंगामा मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर में शुरू से ही झोल दिख रहा था। अमेरिका कुछ कह रहा था, ईरान कुछ कह रहा था। दोनों ही तरफ से सीजफायर को अपनी जीत बताया जा रहा था। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल सीजफायर की शर्तें तोड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका कह रहा है कि जिन शर्तों की बात ईरान कर रहा है वो तो सीजफायर में थी ही नहीं। कुल मिलाकर स्थिति यह बन गई कि अमेरिका ईरान का सीजफायर नाजुक बना हुआ है। ईरान ने कहा कि वो 3 शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को गलतफहमी हुई है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी भी समय दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं हम। दरअसल सीजफायर के बाद भी इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान इन हमलों का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि यह सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन है। यह पूरा मामला लेबनान से जुड़ गया है, जहां इजराइल ने इतने भयंकर हमले कर दिए कि एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोग मर गए। तस्वीरें आप देखते जाइए। इससे ईरान भड़का हुआ है। क्या इजराइल नहीं चाहता कि युद्ध रुके और इसलिए वो लेबनान को बुरी तरह फोड़ रहा है? क्या पाकिस्तान ने सीजफायर की शर्तों पर अपनी तरफ से कुछ गेम खेला है? उधर लेबनान पर हमलों से भड़के ईरान ने फिर से हॉर्मुज को कैसे बंद कर दिया? अब तेल और गैस का क्या होगा? ईरान युद्ध का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है क्या? दोनों ही तरफ से क्या नई धमकियां आई हैं? सीजफायर में असली पेंच है क्या? ईरान किन शर्तों की बात कर रहा है और क्या अमेरिका अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहा है? सारी बातें आज जो हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। लेकिन अब इसमें ऐसे ऐसे पेंच फंस गए हैं कि फिर से आफत आ गई। सीजफायर की शर्तें पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। आज अगर सीजफायर लगभग टूट गया तो इसकी बड़ी वजह लेबनान पर इजराइल के हमले बताए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ईरान ने कहा कि लेबनान भी सीजफायर का हिस्सा था। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान सीजफायर में नहीं था। भाई, तुमने गलत समझ लिया। ईरान कह रहा है वो कैसे नहीं होगा भाई। ईरान का लॉजिक ये है कि कल को हम कह दें कि हम जो है वो अमेरिका के साथी दोस्तों पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल को मारते रहेंगे, तो आपको चलेगा? तो वैसे ही वो कह रहा है कि आप लेबनान को मारोगे तो हम कैसे सीजफायर मानेंगे? सीजफायर में लेबनान शामिल था या नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इजराइल ने लेबनान में कैसी तबाही मचाई जिससे ईरान भड़क गया।
सीज फायर टूटने का खतरा खड़ा हो गया। उधर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर लागू हुए एक दिन भी नहीं बीता, इधर इजराइल ने लेबनान पर बमों की बरसात कर दी। इन 8 तस्वीरों को देखिए बॉस। इजराइल ने लेबनान का धुआं धुआं कर दिया। इजराइल की सेना ने लेबनान पर फाइटर जेट से बम गिराए, इसके साथ ही मिसाइलों से भी जबरदस्त अटैक किया, जिसकी वजह से चंद मिनटों के अंदर लेबनान के कई इलाके धमाकों की गूंज से दहल उठे। बताया जा रहा है कि यह लेबनान पर पिछले 30 सालों में इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। लेबनान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां इजराइल ने बम नहीं गिराया। इजराइल की एयर स्ट्राइक ने लेबनान में कैसे कोहराम मचा दिया, उसे समझने के लिए कुछ तस्वीरें देखी। जैसे एक बड़ा बम एक बहुमंजिला इमारत से टकराकर फटा, इमारत धमाके को झेल ही नहीं पाई और देखते देखते पूरी इमारत भरभरा के ढह गई, अफरा तफरी मच गई। देखिए जरा, यानी इजराइल ने लेबनान को फोड़ कर रख दिया। लेबनान के एक और गांव से तस्वीर आई, सब कुछ सामान्य लग रहा है, यहां पर लोग सड़क से गुजरते दिख रहे हैं, तभी अचानक सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई। धुआं धुआं हो गई। लोगों को अलर्ट करने के लिए शहर में इमरजेंसी सायरन की आवाज गूंजने लगी। बेरूत में तो इजराइल ने इतने बम गिरा दिए कि वीडियो बनाने वाले एक जगह धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड करते, तब तक दूसरी जगह इजराइल बम गिरा देता। अब आप देखिए कि इजराइल ने लेबनान पर कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान पर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। इन हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करने का दावा किया है। इसके साथ ही इजराइल ने मिसाइल लॉन्च करने का भी दावा किया। इजराइल का दावा है कि उसने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी को मारने का दावा किया है। खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में एक इमारत में हुए धमाके में हिजबुल्लाह के चीफ के सेक्रेटरी के मारे जाने का दावा किया। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल से इस हमले का वीडियो भी शेयर किया। देखिए जरा। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और उनके ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इजराइल भले ही लेबनान पर किए ताबड़तोड़ हमलों को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक बता रहा है, लेकिन इजराइल पर आरोप लग रहा है कि उसने लेबनान की राजधानी और दूसरे शहरों के रिहायशी इलाकों में बमबारी की। जैसे इस तस्वीर को देखिए, कैसे इजराइल के हमलों में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और लोग मलबे में अपनों की तलाश करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए जरा। और यह हाल सिर्फ एक शहर का नहीं है बॉस। लेबनान के कई शहरों में इजराइल के हमले के बाद इसी तरह की तस्वीरें दिख रही। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। लेबनान में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई, उससे ईरान भड़क गया। ईरान ने अमेरिका को याद दिलाया कि सीज फायर की शर्त में लेबनान शामिल था। दरअसल लेबनान के मुद्दे पर भयंकर कंफ्यूजन है। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया था, जिसमें सीज फायर पर खुशी जताई थी और कहा था कि लेबनान भी सीज फायर में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर की और कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच शर्तें एकदम क्लियर और स्पष्ट है। अमेरिका को चुनना होगा, सीज फायर या इजराइल के जरिए युद्ध, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दुनिया लेबनान के नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका अपने वादों पर कितना खरा उतरता है। यानी ईरान कह रहा है कि सीज फायर में लेबनान का जिक्र था। पाकिस्तानी पीएम का ट्वीट देख लो उठाकर, लेकिन अमेरिका इसको मानने को तैयार नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था बॉस, ईरान को गलतफहमी हो गई। सुनिए जेडी वेंस को। यानी लेबनान के मामले में भयंकर कंफ्यूजन है। इजराइल लेबनान के मामले को सीज फायर की शर्तों में मानता नहीं है। अमेरिका भी इजराइल की बात से सहमत है, लेकिन ईरान खुलकर कह रहा है कि भाई लेबनान पर हमले नहीं रोकोगे तो सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं। बात सिर्फ लेबनान की ही नहीं है, सिर्फ लेबनान ही सिंगल रीजन नहीं है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि अमेरिका का इतिहास रहा है वो बार बार धोखा देता है। इस बार भी अमेरिका ने यही किया है। ईरान ने कहा कि ट्रंप ने खुद ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव को बातचीत के लिए आधार माना था, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही उसकी शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया। ईरान ने बताया कि सीज फायर की 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। पहली शर्त, लेबनान में सीज फायर लागू करने की शर्त थी, इसका उल्लंघन किया गया। दूसरी शर्त वो कह रहा है कि ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भी ड्रोन हमले हो रहे हैं।
तीसरी शर्त थी ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता देना, लेकिन अब अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। ईरान कह रहा है कि जब सीजफायर की शर्तें तोड़ी जा रही हैं तो बातचीत करना तो लॉजिकल ही नहीं रह गया ना। फिर ईरान ने कहा कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो उसका अंजाम भुगतना होगा, इससे हालात और मुश्किल हो जाएंगे। सुनिए यूएन में ईरान के राजदूत ने क्या कहा। देखिए, ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका इजरायल सीजफायर को नहीं मान रहे। दूसरी तरफ ट्रंप भी ईरान को फिर से धमकी देने लगे। ट्रंप ने क्या नई धमकी दी वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि जब तक सीजफायर लागू नहीं हो जाता अमेरिकी सैनिक, हथियार और युद्धपोत अपनी जगह पर बने रहेंगे ताकि ईरान पर दबाव बना रहे। अगर ईरान सीजफायर का पालन नहीं करता है तो हमला फिर से शुरू हो सकता है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। यानी ट्रंप अभी भी धमकी वाली भाषा का फिर से इस्तेमाल करने लगे हैं और इसी वजह से चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सीजफायर सिर्फ नाम का था क्या, और क्या इजराइल ने जानबूझकर लेबनान पर इतना तगड़ा हमला कर दिया कि सीजफायर हो ही ना पाए। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक पर जिस तरह से ईरान ने तेवर दिखाए, सीजफायर को खतरे में बताया, उसके बाद अब खबरें चलने लगी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। इससे और टेंशन बढ़ गई क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर दुनिया में पहले ही हाहाकार है। लोग सोच रहे थे चलो अब ये खुलेगा, 14 दिन का ही सीजफायर है, लेकिन 14 दिन में शिप्स निकलेंगी तो काम बनेगा। लेकिन हॉर्मुज फिर से बंद होने की वजह से सीजफायर के बाद कम हो रही कच्चे तेल की कीमतों में अचानक फिर उछाल आने लगा। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीजफायर से पहले वाली स्थिति बरकरार है। ईरान का अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल बना हुआ है। ईरान कह रहा है कि जो भी शिप पास करना चाहेगा उसे ईरानी सेना और अथॉरिटीज की मंजूरी लेनी होगी। ईरान ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में हर रोज 15 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने दूंगा। यानी मामला अब भी बहुत नाजुक है। इधर सीजफायर चलेगा या टूट जाएगा, इस पर दुनिया तनाव में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। इस्लामाबाद में शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत होनी है। इसका ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की और सुरक्षा का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम होटल खाली करा दिए गए। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर कितनी जबरदस्त लेवल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की संभावित बातचीत के लिए पूरा माहौल बना दिया। ईरान और अमेरिका की बीच बातचीत इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल सेरेना में होनी है। सेरेना होटल के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे को खाली करवा दिया गया है। होटल में पहले से ठहरे हुए मेहमानों को 12 अप्रैल तक के लिए बाहर कर दिया गया है। मेहमानों से इंपॉर्टेंट इवेंट का हवाला देकर होटल छोड़ने की अपील की गई। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा भी या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था हो सकता है कि जेडी वेंस पाकिस्तान न जाए। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने पर भी संदेह जताया जा रहा है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने बातचीत में शामिल होने की जानकारी देने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। ईरान के राजदूत ने लिखा था कि सीजफायर के उल्लंघन के बाद भी ईरान का प्रतिनिधिमंडल आज रात गंभीर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा, लेकिन बाद में यह ट्वीट ही डिलीट कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शायद जेडी वेंस पाकिस्तान न आए। सुनिए एक बार। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का क्रेडिट शहबाज शरीफ ले रहे हैं, लेकिन शहबाज की किरकिरी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। सीजफायर के प्रस्ताव का ट्वीट तो शहबाज ने किया था, जिस पर ड्राफ्ट लिखा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह शहबाज को किसी ने भेजा था, उसी को कॉपी पेस्ट शहबाज ने किया। अब शहबाज की उसी बात पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ का ट्वीट पहले व्हाइट हाउस ने देखा था, उसको स्वीकृत किया था, अप्रूव किया था कि हाँ ठीक है डाल सकते हो, डाल दो। शहबाज के ट्वीट की पहली लाइन थी ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी शहबाज ने पहले अपना मैसेज व्हाइट हाउस को भेजा। सोचिए क्या इन लोगों की हालत है। इनको व्हाइट हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है पाकिस्तान के पीएम को ट्वीट करने के पहले। वहां से मंजूरी मिली कि ठीक है जाओ कर दो पोस्ट, तब जाके इन्होंने पोस्ट किया, और ऊपर से लाइन भी नहीं है। व्हाइट हाउस से मंजूरी मिलने के बाद शहबाज शरीफ अपनी पोस्ट से ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम ऑन एक्स ये लाइन हटाना भूल गए, और इसी वजह से उनकी फजीहत हो गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि शहबाज को यह मैसेज व्हाइट हाउस की तरफ से लिख के दिया गया। पाकिस्तान में भी लोग शहबाज शरीफ की फजीहत पर मजे ले रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि अमेरिका तो पाकिस्तानी पीएम को जलील कर रहा है। ट्रंप ने शहबाज को अपना जोकर बना लिया है।
तो हमारे यहां लोग माहौल बना रहे कि देखो देखो पाकिस्तान ने डील करा दी, हमने क्या किया। वहां पाकिस्तान में मजाक बन रहा है कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान जलील हो रहा है, अमेरिका के इशारों पे नाच रहा है। अब आप ये भी देखिए कि जो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करने का क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है, उसे ईरान युद्ध में अमेरिका का पार्टनर इजराइल किस नजर से देखता है। भारत में इजराइल के राजदूत ने दो टूक कह दिया कि उनका देश पाकिस्तान को भरोसे के लायक ही नहीं मानता और अमेरिका भी सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत का यह बयान सुनिए। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. बताइए, इजराइल के राजदूत कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं मानते, अमेरिका उनकी सर्विस ले रहा। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर से खाड़ी देशों ने राहत की सांस ली। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान ने दावा किया है कि आज उन पर किसी तरह का कोई हवाई हमला नहीं हुआ। यह इन देशों के लिए बड़ी राहत इसलिए भी है क्योंकि 28 फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब खाड़ी देशों पर कोई हमला नहीं हुआ। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि 9 अप्रैल को उनका देश किसी भी तरह के हवाई खतरे से आजाद रहा। सऊदी अरब, कतर और ओमान की सेना ने भी बयान जारी किया और उन्हें किसी तरह के ड्रोन हमले की रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही। बहरीन ने भी आज किसी तरह का हमला नहीं होने की बात कही। यानी ईरान एक तरह से सीजफायर के अपनी बात को मान रहा है। वो बस ये कह रहा है कि लेबनान में अटैक मत करे इजराइल, नहीं तो फिर ये सीजफायर नहीं टिकेगा। यानी खाड़ी देश भी मान रहे हैं कि सीजफायर का असर दिख रहा है। ईरान की तरफ से आज एक भी हमला उन पर नहीं हुआ, लेकिन इजराइल तो अलग ही लाइन पर चल रहा है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है और लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीजफायर पर कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान पहले से ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत है। हम अपने अतिरिक्त लक्ष्य या तो समझौते से या लड़ाई के जरिए हासिल करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, हम किसी भी समय युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। यानी अब ऐसा लग रहा है कि क्या इजराइल अमेरिका के बिना भी यह युद्ध लड़ने को तैयार हो रहा है क्या? सीज फायर के बाद भी इजराइल के मंसूबों पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। वो लेबनान को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। जिस तरह से गाजा को इजराइल ने सपाट कर दिया, क्या लेबनान में भी वही करने का इरादा है? अब तो यह चर्चा भी लोग कर रहे हैं कि क्या इजराइल सीज फायर चाहता भी है या नहीं। इजराइल के डायस्पोरा अफेयर्स मिनिस्टर अमीचाई चिकली ईरान के साथ सीज फायर से खुश नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के मंत्री ने कह दिया कि ईरान के साथ सीज फायर करना एक गलती है, ऐसे देशों के खिलाफ सख्ती जरूरी होती है। ईरान नाजी जर्मनी और जापानी साम्राज्य जैसा है, ऐसे देशों को पूरी तरह हराना जरूरी होता है। सीज फायर चलने की संभावना सिर्फ 50% है। यानी इजराइल के अंदर इस बात पर नाराजगी है कि सीज फायर कैसे हो गया, ईरान को पूरी तरह से तबाह करो, बर्बाद करो। और इसीलिए जो सवाल उठ रहा है ना कि लेबनान पर इतना ताबड़तोड़ हमला जो पहले कभी नहीं किया इजराइल ने, क्या वो इसीलिए किया है कि यह सीज फायर टूट जाए? और इसीलिए लोग इजराइल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, और अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया फिर फंसी रह जाएगी इस युद्ध में। हालांकि दुनिया के दूसरे देश इजराइल पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि वो लेबनान पर हमले रोके, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर खतरा ना आए। लेबनान पर इजराइल के हमलों के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली, कतर और इजिप्ट जैसे देश खड़े हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने लेबनान के राष्ट्रपति से बात की। मैक्रोन ने कहा कि इजराइल के हमलों के खिलाफ लेबनान के साथ खड़े हैं। ये हमले हाल में लागू सीजफायर के लिए सीधा खतरा है। लेबनान को पूरी तरह से सीजफायर के दायरे में आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि लेबनान में भी सीजफायर लागू हो। इटली ने लेबनान को दूसरा गाजा बनाने के जोखिम के खिलाफ इजराइल को चेतावनी दी। कतर ने हमलों को बर्बर और लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कहा। इजिप्ट ने कहा कि लेबनान पर हमले सीजफायर के पीछे धकेलने की कोशिश है। यानी दुनिया भर के कई देश लेबनान पर इजराइल के हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल पर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इजराइल के पास यह वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल यह जानता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए यह हमले हो सकते हैं। कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति तो मानेगा नहीं। ट्रंप भी खुद ये कह चुके हैं कि जो काम दूसरे राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिखाया, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में आ गए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर का दौरा शुरू कर चुके हैं, जबकि 11 और 12 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरे ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच
तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्लानिंग पर काम कर रहा है। हरदीप पुरी का कतर दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कतर भारत का सबसे बड़ा एलपीजी और एलएनजी सप्लायर है। भारत अपनी एलपीजी का 40% जबकि एलएनजी का 20% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है। ओवरऑल देखें तो भारत अपनी नेचुरल गैस की 50% और एलपीजी की 2/3 जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है। ऐसे में इस संकट के समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का खाड़ी देशों का दौरा भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक पहल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे में तेल और गैस के सेफ नेगोशिएशन और उनके सेफ नेविगेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की आवाजाही को लेकर आपसी तालमेल पर चर्चा हो सकती है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि भारत में फिलहाल तेल और गैस का संकट नहीं है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज तेल और गैस लेकर लगातार धीरे धीरे निकल रहे हैं। देश में घरेलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। डिमांड के मुताबिक घरेलू गैस की 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। सरकार गैस और तेल की सप्लाई को लगातार मॉनिटर कर रही है। सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। आगे पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने कहा कि अगर कहीं से कोई शिकायत आ रही है तो लोकल सप्लाई चेन की वजह से हो सकती है। सरकार जो भरोसा दे रही है उसकी गवाही आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलकर भारत पहुंचे ग्रीन आशा शिप ने दी, जो आज मुंबई में JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में पहुंचा है। करीब 15,000 टन एलपीजी लेकर आ रहा ये जहाज जो है वो 5 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका था। सरकार का दावा है कि जिन जहाजों पर भारत का झंडा लगा है उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में किसी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, जो मौजूदा तनाव को देखते हुए पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाला ग्रीन आशा शिप भारत का 8वां जहाज है। सुनिए ग्रीन आशा के सुरक्षित पहुंचने पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या बताया। ग्रीन आशा that crossed the Strait of Hormuz on 5th of April 2026 has safely reached JNPA. यानी अभी भी चुनौतियां जो हैं वो दुनिया के सामने बनी हुई हैं। इस बीच भारत भी पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे इन चुनौतियों से लड़ा जाए और एलपीजी और तेल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या तगड़ी बहस हो गई। कोर्ट ने क्या कहा, वो कौन से 7 सवाल पूछ लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिनके जवाब सबरीमाला केस को सुलझा देंगे क्या। मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस शराब और नॉनवेज तक क्यों चली गई। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। केरल के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सबरीमाला का मामला फिर से चर्चा में, क्योंकि इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर जो केस चल रहा था वो फिर से कोर्ट में। लेकिन यह मामला अब सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला विवाद और धर्म बनाम कानून को लेकर बहस जारी है। 9 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है बॉस। 9 जजेस की बेंच, 9 जजों की बेंच बनाने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 7 सवाल भी तय किए। बहस के दौरान इन सवालों के जवाब मिलने से न सिर्फ सबरीमाला का विवाद सुलझ पाएगा, बल्कि धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जुड़े कई विवाद सुलझेंगे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर 2018 में ही फैसला आया था। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो रही है। इतनी बड़ी बेंच सुनवाई क्यों कर रही है, आज आपको बताऊंगा कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस शराब और नॉनवेज तक क्यों चली गई। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सबरीमाला विवाद के बीच कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों की एंट्री पर बैन है और ऐसे मंदिरों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में क्यों हुई। पूरी बात आपको बताऊं उससे पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला 36 सालों से देश की अदालतों में, जिसके बाद धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा भी गर्मा गया। इसके साथ ही कई सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए। 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर्स और उन्हें सपोर्ट करने वालों ने 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दलीलें रखी, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि 2018 के सबरीमाला फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा, सिर्फ संवैधानिक सवालों पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 संवैधानिक सवाल तय किए हैं जिन पर बहस हो रही है। वो कौन से 7 सवाल हैं ये बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर यह बहस शराब और नॉनवेज तक चली कैसे गई। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान भारत के मंदिरों में रीति रिवाजों का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर परंपराओं का हवाला दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र के वकील KM नटराज ने कहा कि हर मंदिर और हर संप्रदाय की अलग मान्यता होती है, इसको संवैधानिक या महिला और पुरुष के अधिकार के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अधिकार की बात करें तो कई ऐसे मंदिर हैं जहां वेजिटेरियन खाना ही मिलता है।
वहां कोई नॉनवेज नहीं खा सकता और ना ही ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कहे कि मैं तो नॉनवेज लेकर मंदिर जाना चाहता हूं, तो मंदिर उसे रोकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर की परंपरा में नॉनवेज ले जाना सही नहीं माना जाता। अब वो शख्स संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कह सकता है कि नॉनवेज खाना मेरा अधिकार है, लेकिन उसके पास कोई हक नहीं कि वो मंदिर में आस्था रखने वालों को आहत करे। केंद्र के वकील ने कहा कि ऐसी ही स्थिति शराब को लेकर भी कई मंदिरों में शराब प्रसाद के रूप में मिलती है। कल को कोई कह सकता है कि शराब को कैसे प्रसाद माना जा सकता है। एएसजी नटराजन ने कहा कि यह सवाल भी आता है कि अलग अलग संप्रदायों की मान्यता में भी अंतर है। कोर्ट ये कैसे तय कर सकता है कि कौन सा संप्रदाय कौन सी चीज मानेगा और किसे नहीं मानेगा। इस पर जस्टिस जॉय माल्या ने कहा कि जब टकराव की स्थिति आएगी तो कोर्ट की मौजूदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को समझने के लिए सबरीमाला मंदिर के विवाद को भी समझना होगा। सबरीमाला विवाद केरल के प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर सदियों से प्रतिबंध है। मुख्य विवाद समानता यानी संविधान बनाम धार्मिक परंपरा यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कठोर तपस्वी माना जाता है, इसलिए 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को निषेध माना गया है। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में इस प्रतिबंध को मान्यता दी थी। इसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दी गई। इस मामले में 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से प्रतिबंध को असंवैधानिक बता दिया। इसे लिंग आधारित भेदभाव बताते हुए सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। 2018 के फैसले के विरोध के बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। 2 जनवरी 2019 को बिंदु कनक दुर्गा और बिंदु अम्मीनी नाम की 2 महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया। महिलाओं के प्रतिबंध की सदियों पुरानी मान्यता को मानने वाला तर्क है यह है कि यह परंपरा का हिस्सा है, जबकि विरोध करने वालों का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता और अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस उन 7 संवैधानिक सवालों पर हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला आर्टिकल 25 और 26 की व्याख्या से जुड़ा है, इसलिए सबरीमाला फैसले के गुण और दोष की जांच नहीं की जाएगी। जिसके बाद कोर्ट ने 7 संवैधानिक सवाल तय किए, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का दायरा क्या है, लोगों के अधिकारों और धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों के बीच क्या संबंध है, इस तरह के सवाल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि 2018 का फैसला इस धारणा पर आधारित है कि पुरुष श्रेष्ठ है और महिलाओं का स्थान उनसे नीचे है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐसे उदाहरण दिए जिनमें पुरुषों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल में एक मंदिर है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, जहां पुरुष महिलाओं के वेश में जाते हैं, पुरुष ब्यूटी पार्लर जाते हैं और परिवार की महिलाएं उन्हें साड़ी पहनने में मदद करती हैं। यह देवी भगवती का मंदिर है, उससे कुछ आस्थाएं और मान्यताएं जुड़ी। उन्होंने कहा कि इसलिए यह पुरुष केंद्रित या महिला केंद्रित धार्मिक मान्यताओं का सवाल नहीं है। मौजूदा मामले में यह महिला केंद्रित है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। केरल के अटक्कल भगवती मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। यहां पोंगल उत्सव के दौरान पुरुषों को प्रवेश वर्जित है। केरल के चक्कुलाथू कावू मंदिर में नारी पूजा के दौरान पुरुषों को आने की मनाही होती है। कन्याकुमारी का कुमारी अम्मन मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहां अविवाहित पुरुषों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, विवाहित पुरुषों पर पाबंदी है। राजस्थान के पुष्कर में सावित्री मंदिर को लेकर भी ऐसी ही मान्यता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के श्राप के कारण विवाहित पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश करने की मनाही है। जोधपुर के संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार को पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि उस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची उत्सव के दौरान दरवाजे बंद रहते हैं। माना जाता है कि देवी रजस्वला होती हैं, तब पुरुषों का प्रवेश सख्त माना है। यानी ये कहा जा रहा है केंद्र की तरफ से कि इसे महिलाओं के अधिकार का मामला मत देखिए, इसे एक परंपरा है, एक धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से देखना चाहिए। कई जगह पुरुषों को एंट्री नहीं है, तो क्या पुरुष लड़ाई लड़ने लग जाएं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों के रीति रिवाजों का भी जिक्र हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मंदिरों में सिर्फ खास समुदाय की एंट्री और बाहरी लोगों की मनाही से समाज बढ़ जाएगा, यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर यह कहा जाए कि सिर्फ गौड़ सारस्वत लोग ही एक मंदिर में आए या कांची मठ के लोग सिर्फ कांची ही जाएं, दूसरे मठ के न जाएं, तो यह ठीक नहीं होगा। बल्कि जितने ज्यादा लोग अलग अलग मंदिरों और मठों में जाएंगे, उतना ही धर्म मजबूत बनेगा। इस पर सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथन ने कहा कि इतिहास में से कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां धर्म से जुड़े विवाद संवेदनशील होते हैं, वहां अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती।
तो ये पूरा मामला अभी चल रहा है। 9 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है, हर तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण फैसला आएगा जिस पर हम आपको पाठशाला में जानकारी देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें आज का सवाल फूटी कौड़ी नहीं है, 2 कौड़ी का इंसान। ये अलग अलग कहावतों में जो आप कौड़ी शब्द इस्तेमाल होता सुनते हैं, ये कौड़ी होती क्या है, सोचें कभी? बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।